बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी स्टूडेंट्स। आज के हमारे इस लेक्चर में हमने 9th क्लास मैथमेटिक्स का न्यू कोर्स का जो तीसरा चैप्टर है हमारे पास क्या है, सेट्स एंड फंक्शन। काफ़ी इंटरेस्टिंग और मज़ेदार हमारे पास ये वाला चैप्टर है। इसको हम कोशिश करेंगे कि आसान अल्फाज में सीख सकें और समझ सकें। ज़्यादातर स्टूडेंट्स को इस चैप्टर में आके मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। हम क्या करेंगे, इसको अपने लिए आसान अल्फाज में इसको सीखेंगे और समझेंगे। इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम सबसे पहले ये बात जान लेते हैं कि हमारे पास सेट्स एंड फंक्शंस जो ये चैप्टर हम कर रहे हैं, ये हम क्यों कर रहे हैं, इसका फ़ायदा हमें क्या होगा, इससे हमें क्या बात सीखने को मिल रही है। इसको चंद एक एग्जाम्पल से हम इसको सॉल्व कर लेते हैं ताकि हमें ये बात आसानी से समझ आ सके। मिसाल के तौर पर बाज़ औक़ात हमारे पास मैथमेटिक्स में बहुत बड़ा डेटा हमारे सामने रख दिया जाता है। अब डेटा क्या होता है, एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझा देता हूँ। मिसाल के तौर पर हाल ही में हमारे पास मैट्रिक का रिजल्ट आ चुका है। अब मैट्रिक के रिजल्ट में हमारे पास टोटल स्टूडेंट्स कितने अपेयर होते हैं एग्जाम्स में, 1 लाख के करीब स्टूडेंट्स वहां पर एग्जाम देते हैं। अब अगर हम आपके सामने 1 लाख स्टूडेंट्स का रिजल्ट रख दें तो आपको समझने में मुश्किलात होगी। कितने पास हैं, कितने फेल हैं, कितने के अच्छे मार्क्स आए, कितने के बुरे मार्क्स आए, कितने मेल स्टूडेंट्स थे, कितने फीमेल स्टूडेंट्स थे। तो ये एक बहुत बड़ा डेटा आपके सामने जब रख दिया जाएगा तो आपको बल्कि बोर्ड ऑफिस को खुद समझने में मुश्किलात होगी। अब इस डेटा को हमने आसान बनाना है ताकि हमें समझने में आसानी हो, इसको बार बार लिखने में और आप स्टूडेंट्स को समझाने में आसानी हो। हम क्या करते हैं, इस डेटा को ऑर्गेनाइज करते हैं, तरतीब से रख लेते हैं। हम क्या करते हैं, हम कहते हैं 9th क्लास में 50,000 स्टूडेंट्स थे, 10th क्लास में 50,000 स्टूडेंट्स थे। अब यहाँ पर 9th क्लास में हमारे पास 25,000 मेल थे, 25,000 फीमेल थे। सेम इसी तरह हमने 10th क्लास में, अब हम क्या कर रहे हैं, चीज़ों को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। फिर हमने ये बताया कि हमारे पास 50,000 स्टूडेंट में से 9th क्लास के 45,000 स्टूडेंट्स जो हैं वो पास हो चुके हैं, 5,000 स्टूडेंट जो हैं वो फेल हो चुके हैं। अब हम चीज़ों को अलग अलग रख रहे हैं, ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। जब हम अब इस रिजल्ट को देखेंगे तो हमें ज़्यादा आसानी से चीज़ें समझ आ रही, क्योंकि हमने इसके मुख्तलिफ सेट्स बना लिए हैं। अब मुख्तलिफ सेट्स बनाने से हमें क्या हो रहा है, आसानी हो रही है समझने में कि ये रिजल्ट किस पैटर्न पे बना है, कितने स्टूडेंट्स हैं, कितने मेल है, फीमेल है, कितने 9th क्लास के हैं, कितने 10th क्लास के हैं, कितने पास हुए हैं, कितने फेल हुए हैं और कितने स्टूडेंट्स के टॉप पोजीशंस आए हैं हमारे पास। जब हमने इस डेटा का मुख्तलिफ सेट्स बना लिए हैं, अब हमें क्या हो रही है, समझने में आसानी हो रही है। तो इस चैप्टर में हम यही बात सीखेंगे मुख्तलिफ क्वेश्चन के जरिए कि हमारे पास जब भी बहुत बड़ा डेटा सामने आ जाए, इसको हमने किस तरह मुख्तलिफ हिस्सों में, मुख्तलिफ सेट्स में बनाना है ताकि हमारे लिए चीज़ों को सीखना, समझना, देखना क्या रहे, आसान रहे। एक तो हम क्या करते हैं, इसको मैथमेटिक्स के जरिए सॉल्व करके हम इसके मुख्तलिफ सेट्स बना लेते हैं। बाज़ औक़ात कुछ डेटा को हम क्या करते हैं, एज अ डायग्राम्स शो करवाते हैं, ठीक है, ताकि ऐसे लोग भी हमारे माशरे में मौजूद है जिनका एजुकेशन के साथ ज़्यादा ताल्लुक़ नहीं होता, उनको भी ये बात समझ आ सके। जैसे कि हमारे मोस्टली पेरेंट्स होते हैं, इनका एजुकेशन के साथ इतना ताल्लुक़ नहीं होता, मोस्टली मैट्रिक एफएससी तक होते, तो उनके लिए हम क्या करते हैं, ये जो डेटा होता है इनको हम डायग्राम के जरिए बता देते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर कुछ डेटा हमारे पास हम ग्राफ पेपर के जरिए बना देते हैं, ग्राफ में हम इनको समझा देते हैं। मिसाल के तौर पर हम इनको ग्राफ में बताएंगे कि ये एक स्कूल की कारकर्दगी है, ठीक है, ये ग्राफ पेपर हो गया। हम इनको बताएंगे कि 1 साल में स्टूडेंट्स की कारकर्दगी, अब इस ग्राफ को देखकर आपको क्या समझ आ रहा है कि स्टूडेंट की कारकर्दगी ऊपर जा रही है या नीचे आ रही है। जब ऊपर जा रही है, इस ग्राफ से हमें यह समझ आ रहा है कि इस स्कूल की कारकर्दगी जो हमारे पास स्टूडेंट्स हैं उनकी अच्छी जा रही है। अगर यही ग्राफ नीचे की तरफ आता, इस ग्राफ को देखकर एक अनपढ़ आदमी भी ये बता सकता है कि यहाँ पर स्कूल की जो हमारे पास कारकर्दगी है वो अच्छी नहीं है, बुरी जा रही है। तो कुछ डेटा को हम क्या करते हैं जो काफ़ी मुश्किल होता है, काफ़ी बहुत बड़ा होता है, हम आसानी के लिए, ताकि हमें भी समझने में आसानी हो, दूसरे आम आवाम को भी समझने में आसानी हो कि हमारे पास जो कारकर्दगी है वो किस तरफ जा रही है, इस वजह से हम डायग्राम बना लेते हैं।
अब हमारे पास एक मैथमेटिशियंस थे, आपके लिए आसान कर दूं, हमारे पास मैथमेटिक्स के एक साइंटिस्ट थे। उन्होंने क्या किया था, उन्होंने एक तरीका निकाल लिया था। वो तरीका क्या था कि ये जो हमारे पास, हमने आपको बताया कि बहुत बड़ा हमारे पास डेटा नंबर्स की शक्ल में आ जाता है, इनको हम मुख्तलिफ सेट्स में, हिस्सों में रख लेते हैं ताकि आसानी से समझ आ सके। इसी बात को इन्होंने कहा कि हम डायग्राम के जरिए बताएंगे। इस वजह से उस शख्स को एजाज देने के लिए, शाबाश देने के लिए, उस शख्स को हमने क्या किया, जो तरीका, जो डायग्राम इन्होंने बताया, उसी शख्स के नाम पर हमने वही डायग्राम कर दिया। उस शख्स का नाम क्या था, वो इंग्लैंड से, उनका इंग्लिश थे वो, इनका नाम था जॉन वेन। ठीक है, इस शख्स का नाम क्या था, यहां पर मैं लिख लेता हूं आपकी दिलचस्पी के लिए। उस शख्स का नाम था जॉन वेन। इन्होंने क्या किया, एक तरीका बताया कि हमने क्या करना है, डायग्राम के जरिए जो बहुत बड़ा डेटा होता है, इसको हमने डायग्राम के जरिए पेश करना है ताकि अगले को समझ आ सके। इस वजह से इस मैथमेटिशियन को ऑनर देने के लिए हमने इस डायग्राम का नाम क्या रखा, इसका हमने रखा वेन डायग्राम। अब हमें यह बात समझ आ रही है कि इसको वेन डायग्राम क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि जिस शख्स ने इस डायग्राम को इजाद किया, बताया, उस शख्स को ऑनर देने के लिए, शाबाश देने के लिए, एजाज देने के लिए हमने उसका यही नाम दे दिया। इस वजह से इस चैप्टर में हम बार बार क्या इस्तेमाल करेंगे, वेन डायग्राम का नाम इस्तेमाल करेंगे। अब हमें चीज़ें काफ़ी ज़्यादा क्लियर हो गई कि ये चैप्टर हम क्यों पढ़ रहे हैं, इसमें हमें क्या सीखने को मिलेगा। अब ये हम अपनी लाइफ में कहाँ पर इंप्लीमेंट करेंगे। मिसाल के तौर पर हमारे पास जब हम बड़े बड़े शॉपिंग मॉल में जाते हैं, हमारे पास ग्रोसरी स्टोर्स जो होते हैं, बड़े बड़े मार्ट होते हैं, उसमें क्या होता है, हमारे पास हर एक आइटम का जो सेक्शन होता है वो अलग होता है। ठीक, जैसे कि हमारे पास बच्चों के खिलौने का सेक्शन अलग होता है, कपड़ों का सेक्शन अलग होता है, जो हमारे पास फूड आइटम्स हैं उनका सेक्शन अलग होता है, जो हमारे पास दूध वगैरह हो गया उनका सेक्शन अलग हो गया, इसी तरह घी का सेक्शन अलग होगा, चावल अलग होंगे, इस तरह तमाम चीज़ें अलग अलग करके रखी जाएंगी। अगर हम इन तमाम चीज़ों को इकट्ठा करके रखेंगे तो जो हमारे पास जो भी शॉपिंग करने आएगा उनको मुश्किलात होगी ढूंढने में। अब जब हम हर एक आइटम अलग अलग रखेंगे तो यहाँ पर उनके लिए आसानी होगी कि हमारे पास फूड वाले यहाँ पर है, दवाई का सेक्शन यहाँ पर है, खिलौनों का सेक्शन यहाँ पर है, कपड़ों का सेक्शन यहाँ पर है, तो हमें आसानी होगी चीज़ें ढूंढने में। अब शॉपिंग मॉल, जो शॉपिंग स्टोर्स होते हैं, काफ़ी बड़े होते हैं, तो वहाँ पर हमारे लिए ये वाला हम अप्लाई करते हैं। सेम इसी तरह लाइब्रेरी में जब हम जाते हैं, लाइब्रेरी में अगर हम तमाम किताबें इकट्ठी रख दें तो हमें ढूंढने में, जो शख्स आएगा किताब पढ़ने और ढूंढने, उसको भी मुश्किलात होगी, जो वहाँ पर बैठा होगा जिसने लाइब्रेरी को संभालना है उससे भी मुश्किलात होगी। लाइब्रेरी में क्या किया जाएगा, हमारे पास एजुकेशन के रिलेटेड तमाम बुक्स एक जगह रखे गए हैं, बिजनेस के रिलेटेड बुक्स एक जगह रखे गए हैं, स्पीच, बोलने के मुतालिक तमाम बुक्स एक तरफ रखे गए हैं, परिंदे के ऊपर जितने किताबें बनाई गई हैं एक तरफ रखी गई हैं, इसी तरह हमारे पास डॉक्टर्स के इलाज के रिलेटेड जितनी किताबें हैं अलग रखी गई हैं। अब अलग अलग रखने से क्या होगा, कोई शख्स आएगा कि मुझे, लाइब्रेरियन से कहेगा कि मुझे क्या चाहिए, मुझे बिजनेस के रिलेटेड किताबें चाहिए। अब लाइब्रेरियन को मालूम है कि बिजनेस के रिलेटेड हमने इस सेक्शन में तमाम किताबें रखी हैं, वो सेक्शन बताएगा, वो शख्स जाके वहां पर उन तमाम किताबों को देखेगा, अपनी मनपसंद किताब उठाएगा। तो ये यहां पर हम अपनी जिंदगी में ये तमाम बातें इंप्लीमेंट करते हैं। अब हमारे दिमाग में आइडिया बन चुका है, एक खाका पिक्चर बन चुका है कि यहाँ पर हम सेट्स एंड फंक्शंस को कैसे इस्तेमाल करते हैं हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में। ये बातें क्लियर हो गई। अब चलते हैं, हमारे पास सबसे पहले क्या होगा, तीन बातें हमारे पास इस चैप्टर में ज़्यादातर हमें मिलेंगी। पहला निशान हमारे पास क्या होगा, ये वाला निशान होगा। ये निशान हमारे पास बार बार सामने आएगा। ठीक है, ये यू नहीं होगा, यहां पर हमने यू की तरह इसके साथ हल्का सा निशान नहीं बनाना। इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं यूनियन, यूनियन ऑफ सेट्स कहा जाएगा। ठीक है, ये सिंपल बात आपने याद रखनी है। जब भी हमारे पास ये वाले निशान आएगा, इसको हम क्या कहेंगे, ये यूनियन है। किसका यूनियन है, सेट्स, कोई भी सेट हो सकता है, ए बी। ठीक है, मिसाल के तौर पर यहां पर हम कहेंगे ए यूनियन बी। अब यूनियन में हमें क्या करना पड़ता है, इस बात को हम समझ लेते हैं। मिसाल के तौर ए में, ए वाले सेट में जितने भी नंबर होंगे, बी वाले सेट में जितने भी नंबर होंगे, इन दोनों का हमने यूनियन करना है। लफ्ज से ही जाहिर है यूनियन का मतलब होता है इकट्ठे करना। यहां पर हम यूनियन करेंगे। एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। मिसाल के तौर पर हमारे पास एक
सेट है ए का, और ए में वैल्यू क्या है 1 2 और सॉरी 2 ही है, 2 तक रख लेते हैं, ये एक सेट हो गया, ठीक है। इसी तरह हमारे पास बी वाला सेट है, और इसमें हमारे पास जो इसके अंदर एलिमेंट्स है, इसके अंदर जो नंबर्स लिखे गए हैं इसको हम एलिमेंट्स कहेंगे, इस पूरे को हम सेट कहेंगे, ए सेट हो गया, ठीक है। ये बी का सेट है और इसके अंदर हम एलिमेंट क्या डाल लेते हैं 1 2 3 4, ठीक हो गया। और हमें क्वेश्चन में बताया गया है कि हमने क्या फाइंड आउट करना है, ए यूनियन बी हमने फाइंड आउट करना है। हमने कहा यूनियन, जब भी निशान आएगा यूनियन का मतलब क्या होगा कि दोनों को इकट्ठा करके लिखा जाएगा, तो हम यही काम करेंगे, ए यूनियन बी, यहां पर हमने इसको इकट्ठा करके लिखना है। यहां पर यह बात याद रखनी है, हमने दोनों सेट्स को अब इकट्ठा करके लिखना है, मगर कोई नंबर एलिमेंट हमने रिपीट नहीं करना, 2 दफा उसको नहीं लिखना। जैसे कि 1 यहां पर भी है, यहां पर भी है, इसको एक ही दफा लिखा जाएगा, तो यह हमारे पास 1 हो गया। 2 यहां पर भी है, यहां पर भी है, तो हम 2 को एक ही दफा लिखेंगे। 3 और 4 इन दोनों का यूनियन हमारे पास क्या आता है, वो ये आता है। ये सिंपल सा हमारे पास क्वेश्चन हो गया। ये बातें आपको क्लियर हो गई। अब हमने यहां पर सिर्फ इसको मैथमेटिक्स के जरिए, सॉल्यूशन के जरिए किया। अगली बात क्या है, यहां पर इस चैप्टर में हमने वेन डायग्राम सीखना है, ठीक है। अब पहली बात हमने सीखी यूनियन के रिलेटेड, ये निशान होगा, इसको ये कहा जाएगा निशान। इस तरह हमारे पास 2 सेट्स या 3 सेट्स के बीच में आ जाएगा। जब भी ये आएगा हमें मकसद और मतलब मालूम है। यूनियन का मतलब होता है कि इसको इकट्ठे करके लिखना, मगर कोई भी नंबर एलिमेंट रिपीट नहीं होगा, 2 दफा नहीं लिखा जाएगा। इसको यूनियन का मतलब ये हो गया। हमारे पास वेन डायग्राम जब हम बनाएंगे तो यूनियन के हमारे पास 3 कंडीशन, 3 तरीके ही बन सकते हैं। इसको हम वेन डायग्राम के जरिए सीख लेते हैं। हमारी बुक में एग्जांपल्स दिए गए हैं, वही एग्जांपल्स हम क्या कर लेते हैं, फिर से इसको फॉलो कर लेते हैं। तो यूनियन को समझने के लिए ये 3 एग्जांपल्स हमारे बुक में दिए गए हैं, इनके ऊपर हम प्रैक्टिस कर लेते हैं। पहली कंडीशन ये बन सकती है, यहां पर चेक करें, 3 सेट्स हमारे पास दिए गए हैं, इन तीनों का हमने यूनियन करना है। सबसे पहले इसको हम मैथमेटिकली सॉल्व कर लेते हैं कि ये हमारे पास क्या आता है, ए यूनियन बी, बी यूनियन सी, ठीक है। यूनियन में हमने कहा तीनों को इकट्ठे करके लिखेंगे, अगर 2 हुए तो 2 को इकट्ठे करके लिखे जाएंगे, मगर कोई नंबर रिपीट नहीं होना चाहिए। यहां पर आपने इस पहले कंडीशन में गौर करना है, जो पहला सेट है वो मुकम्मल दूसरे के अंदर आ रहा है क्या नहीं। पहले सेट में 2 एलिमेंट्स है 1 और 2, वो इसके अंदर पहले से तमाम के तमाम मौजूद है। 1 2 3 4 पहला सेट मुकम्मल दूसरे के अंदर मौजूद है, दूसरा मुकम्मल सेट तीसरे के अंदर मौजूद है। ऐसा है कि नहीं, तो हम कोई नंबर रिपीट करके नहीं लिखेंगे, तीनों सेट्स को हमने ये लिख लिया, तो ये हमारे पास इस कंडीशन में आंसर आ गया। ये इन तीनों सेट्स का क्या है, यूनियन है। यही बात हमने डायग्राम के जरिए, वेन डायग्राम के जरिए बतानी है। इस तरह हमने एक बॉक्स बना लेना है, उसमें ये यू लिखना है। यू से मुराद क्या है, यूनिवर्सल, जो दुनिया में हर एक के ऊपर अप्लाई होगा, ठीक। यूनिवर्सल का मतलब ये है। अगर हमारे पास पहला सेट दूसरे के अंदर मुकम्मल आया, तो ऐसी कंडीशन में वेन डायग्राम कैसे बनेगा। हमने यहां पर एक सर्कल बना लिया, इसके अंदर मैंने ए लिख लिया। ए के अंदर क्या है, 1 और 2, ये एलिमेंट्स है कि नहीं। ए जो है वो मुकम्मल बी के अंदर है, तो ऐसी कंडीशन में यहां पर हम दूसरा सर्कल बना लेंगे, ये हमारे पास बी हो गया। आपने एक ही कलर बना लिया, मैंने आपको समझाने के लिए कलर मुख्तलिफ कर रहा हूं, ठीक। बी के अंदर क्या है, 1 और 2, जिसको हम पहले से लिख चुके हैं। 3 और 4 लिखेंगे, 3 और 4 लिखा। अब इस डायग्राम के हम जरिए हमने ये बात बता दी कि जो पहला सेट है वो मुकम्मल बी के अंदर है कि नहीं, तो बी के अंदर ही हमने पहला सेट बना लिया। इस वजह से 3 और 4 सिर्फ हमने लिखना है, कोई नंबर रिपीट नहीं करना। अब बी के अंदर ए अंदर मौजूद है, तो 1 2 3 4 मौजूद है। बी मुकम्मल तीसरे के अंदर मौजूद है कि नहीं, 1 2 3 4, ये मुकम्मल इसके अंदर मौजूद है। 1 2 3 4 5 और 6 एक्स्ट्रा है, तो हम तीसरा भी बनाएंगे। अगर 2 हुए तो 2 यू सर्कल बनाएंगे। तीसरा हमने, ये हुआ हमारे पास तीसरा सर्कल, इसको हमने सी का नाम दिया। सी वाले सेट में ए और बी दोनों मौजूद है कि नहीं, 1 और 2 mauजूद है, ये भी मुकम्मल मौजूद है 1 2 3 4, तो ए और बी सेट मुकम्मल सी के अंदर मौजूद है। इसी वजह से सी के अंदर दोनों सर्कल्स हमने बना लिए। 1 2 3 4 पहले से हम लिख चुके हैं, 5 और 6 रह गए, यहां पर हम 5 और 6 लिख लेंगे। ये हमारे पास क्या है, वेन डायग्राम की पहली कंडीशन के अगर हमारे पास पहला सेट मुकम्मल दूसरे के अंदर मौजूद हो, अगर 2 हुए 3 हुए, तो तीसरा सेट मुकम्मल
दूसरा सेट मुकम्मल तीसरे के अंदर मौजूद हुआ, इस कंडीशन में हम इसको बनाएंगे। ये डायग्राम बनाने के बाद यहां तक ये मुकम्मल नहीं है, अब हमने क्या करना है, इसको शेड करना है। शेड से मुराद क्या है, पेंसिल उठा के इन तीनों सर्कल्स, बाहर नहीं जाएंगे, इन तीनों सर्कल्स को हमने क्या करना है, शेड करना है। शेड करेंगे, इसको पेंसिल से यू डार्क कर देंगे, इस वही डार्कनेस हमें ये बताएगा कि ये इसका आंसर है। इसका आंसर हमारे पास क्या है, 1 2 3 4 5 6 आया कि नहीं, तो हमारे पास पहले सर्कल में 1 2 है, इसको शेड करेंगे, दूसरे सर्कल में 3 और 4 इसको शेड करेंगे, तीसरे सर्कल में 5 और 6 है, इसको शेड करेंगे। अगर आप शेड नहीं करना चाह रहे तो यू हम क्या करेंगे, ये लाइंस लगा लेंगे, ठीक है। कोशिश क्या करें, फिर इस लाइन से जो नंबर्स होंगे वो मिट ना सके। आप यू टेढ़े भी लाइन लगा सकते हैं, यू सीधे भी लगा सकते हैं, और यू भी लाइन लगा सकते हैं। एक लाइन लगा ली तो बकाया मुकम्मल हम उसी तरह लाइंस लगा लेंगे। ये हमारे पास पहली कंडीशन है। आप इसको शेड भी कर सकते हैं, पेंसिल से भी कर सकते हैं। कोशिश करें पेंसिल से करें, कोई और कलर इस्तेमाल नहीं करें, और कलर भी हमारे पास अलाउड होते हैं। अब ये हमें बताता है कि इसका मुकम्मल आंसर 1 2 3 4 5 और 6 आ चुका है। दूसरी कंडीशन हमारे पास एग्जाम्पल के जरिए हम सीखेंगे। ऐसी कंडीशन बन सकती है कि पहले सेट के कुछ एलिमेंट्स दूसरे सेट में मौजूद है, पहले में मुकम्मल मौजूद था। दूसरी कंडीशन क्या है, अब यहां पर चेक कर, 3 और 4 यहां पर भी है, 3 और 4 यहां पर है, मुकम्मल सेट नहीं, कुछ ही एलिमेंट्स पहले के दूसरे में मौजूद है। सेम इसी तरह दूसरे के 5 और 6 एलिमेंट सिर्फ तीसरे में मौजूद है, 5 और 6। ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहां पर चेक करें, हम लिख लेंगे ए यूनियन बी, बी यूनियन सी। इसको कैसे लिखा जाएगा, इसको आपके समझाने के लिए हमने कहा यूनियन को क्या किया जाएगा, इकट्ठे करके लिखा जाएगा। 1 2 3 4, ये हमने लिखा 3 और 4, यहां से भी इसका हो गया, 2 दफ़ा नहीं लिखा जाएगा। 5 और 6 हो गया, 5 और 6 इसमें भी आ गया, 7 और 8 हमारे पास ये हो गया, ठीक हो गया। अब यहां पर हमें कॉमन मिल रहा है, इन दोनों में हमारे पास पहले सेट के 3 और 4 दूसरे में भी मौजूद है, और दूसरे सेट के 5 और 6 इसमें भी हमारे पास मौजूद है। ये कंडीशंस है कि नहीं। अब ऐसी सूरत हाल में हम वेन डायग्राम को कैसे बनाएंगे, यहां पर चेक करें। ये मैं क्या बना लेता हूं, पहला सर्कल हो गया हमारे पास, ठीक हो गया। इसको हमने नाम दिया ए का। अब हमारे पास ए वाले सर्कल के कुछ नंबर जो है 3 और 4 वो बी में भी है। अब हम ऐसा नहीं करेंगे कि बी सर्कल लगाएंगे, यहां पर भी 3 4, यहां पर भी 3 4। हमें वेन डायग्राम ने सिखाया, हम इसको इस कंडीशन में लिख लेंगे। ये बात आपको समझ आ रही है। अब हम क्या कर सकते हैं, 3 और 4 जब हम यहां पर लिखेंगे तो 3 और 4 इस सर्कल का भी होगा, दूसरे सर्कल का भी होगा। ये इसके कंडीशन होती है, शर्त होती है कि अगर कुछ नंबर्स इस सेट में भी हो और वही नंबर्स दूसरे सेट में भी मौजूद हो, तो ऐसे कंडीशन में लिखे जाएंगे। बी के कुछ नंबर 5 और 6 जो कि तीसरे सेट में मौजूद है, ऐसी कंडीशन में फिर क्या करेंगे, इसको इस तरह हम तीसरा सर्कल बना लेंगे, ठीक हो गया। इस कंडीशन को कहा जाता है ओवरलैपिंग, एक दूसरे के ऊपर आ रहे हैं। अब यहां पर चेक करें, हम क्या करेंगे, पहले सेट के वो कौन से एलिमेंट है जो दूसरे में भी मौजूद है, 3 और 4। 3 और 4 हमारे पास ए में भी मौजूद है, बी में भी मौजूद है। अब यहां पर ये ए के अंदर भी आ रहे हैं, बी के अंदर भी आ रहे हैं। 3 और 4 कॉमन हमने यहां लिखा, तो पहले ए एलिमेंट में क्या रह गया, 1 और 2। यहां पर 3 और 4 कॉमन में आ चुका है। अब 5 और 6 को चेक करें, ये यहां पर भी मौजूद है, 5 और 6 यहां पर भी मौजूद है। इसको हम बी में नहीं लिखेंगे, यहां पर लिख लेंगे कि 5 और 6 बी में भी मौजूद है, 5 और 6 सी में भी मौजूद है। सी में और क्या मौजूद है, 7 और 8 यहां पर मौजूद है। तो इसको हम वेन डायग्राम के जरिए यू लिखा जाएगा। दूसरी कंडीशन हमारे पास क्या है कि अगर हमारे पास पहले सेट के कुछ नंबर्स दूसरे सेट में मौजूद हो, तो इसको इस कंडीशन में लिखा जाएगा। अगर ए सेट के पहले सेट के मुकम्मल नंबर इसमें मौजूद हो, तो ये कंडीशन। कुछ नंबर्स हमारे पास पहले सेट के दूसरे में मौजूद हो, इस कंडीशन में। तीसरी कंडीशन ये बन सकती है कि ए मुकम्मल बी में मौजूद नहीं है, ना मुकम्मल मौजूद है, ना ही कुछ नंबर्स मौजूद है, ठीक है। सेम इसी तरह बी के तमाम नंबर सी में कोई नंबर भी मौजूद नहीं है, ये तीसरी कंडीशन बन सकती है। ऐसी कंडीशन में हम वेन डायग्राम को कैसे बनाएंगे, हमारे पास यूनियन वही है, तीनों को इकट्ठा करके लिखा जाएगा। सबसे पहले मैं इसको कर लेता हूं। हमारे पास ए यूनियन बी, बी यूनियन सी, हम इसको कैसे लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हमने इनका यूनियन लिख लिया। डायग्राम के जरिए कैसे शो करवाएंगे, सबसे पहले हमने ए सर्कल लिखा,
ए में हमारे पास क्या है 1 2 3, ये हमने लिख लिया, ठीक है। क्या ये ए सेट मुकम्मल इसमें मौजूद है? नहीं। क्या इसके कुछ नंबर्स इसमें मौजूद है? नहीं। ये भी अलग है, ये भी अलग है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, यहाँ पर दूसरा सर्कल अलग से बना लेना है। ये बी हो गया हमारे पास, ठीक हो गया। अब बी में हमने क्या करना है, क्या इन दोनों में कोई मुकम्मल है नंबर्स? नहीं है। क्या कुछ नंबर्स यहाँ वहाँ मौजूद है? नहीं। तो यहाँ पर हम इसको अलग से लिख लेंगे। सेम इसी तरह क्या बी के तमाम एलिमेंट्स सी में मौजूद है? नहीं। क्या इसके कुछ एलिमेंट्स यहाँ पर मौजूद हैं? नहीं। तो इस तरह हम क्या करेंगे, सी को भी अलग से बना लेंगे। ये हमारे पास क्या हो गया, आंसर हो गया 7, सॉरी इसको पहले मैं क्या लिख लेता हूँ, सी लिखेंगे, 7 8 और 9, ये हमारे पास क्या हो गया, आंसर हो गया। अब यहाँ पर एक बात आपने याद रखनी है, इसमें हमने शेडिंग नहीं की, शेड हमने लाजमी करना है, कलर इसको लाजमी करना है। हमारा जो आंसर आया, हमारे आंसर को हमने क्या करना है, कलर करना है। इसमें जो हमारे पास आंसर आया वो कॉमन है कि यहाँ पर भी मौजूद है, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी। जो आंसर है उसको हम क्या करेंगे, वो यू कलर कर लेंगे, ठीक है। यहां पर आप सिर्फ बेसिक सा जान रहे हैं, अगर तमाम का तमाम मौजूद हो तो ये कंडीशन, कुछ नंबर मौजूद हो तो ये कंडीशन, कोई भी नंबर मौजूद नहीं हो तो ये कंडीशन हम इसके ऊपर अप्लाई कर लेते हैं। सबसे पहले हमने यूनियन का ये सीख लिया। सेम इसी तरह इसको भी शेड कर लेते हैं। जो आंसर आएगा उसको हम शेड करेंगे, ठीक है। पेंसिल से आप इसको मुकम्मल रंग कर सकते हैं और ये नंबर नहीं मिटने चाहिए। अब हमारे पास आंसर जो है वो मुकम्मल आ चुका है, इसी वजह से इसको हमने क्या किया हुआ है, इसको हम शेड कर देंगे। यहाँ पर मैं शेड नहीं कर सकता, यू लाइन लगा लूँगा, ठीक हो गया। ये हमारे पास हो गया। यहाँ पर एक करेक्शन कर ले, जो 3 सर्कल्स हमने बनाए थे एक दूसरे के जो ऊपर आए थे, मैंने सिर्फ सेंटर वाले जो एक दूसरे के ऊपर आए थे वो हिस्सा शेड किया था। जो भी आंसर आएगा मुकम्मल आंसर को हम शेड करेंगे, तो मुकम्मल तीनों जो सर्कल्स होंगे इसको आपने शेड करना है। मैंने लाइंस लगा लिए, ठीक है। दोनों का मकसद एक होता है। अब नेक्स्ट हमारे पास ये वाला सिंबल आएगा, निशान आएगा। इस निशान को क्या कहते हैं, इसको कहते हैं इंटरसेक्शन, ठीक है। ये बात आपने यहां पर लिख ली, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, ये बात हमने लिखी। क्या कहा जाएगा, ये निशान आएगा इंटरसेक्शन। पिछला वाला क्या था, यूनियन था। यूनियन हमने सीख लिया, एग्जाम्पल भी इसके क्लियर कर लिए। अब हमने इंटरसेक्शन को समझना है। इंटरसेक्शन, ये निशान जब आएगा इसका मतलब होता है जब भी 2 सेट्स होंगे इनके बीच में हमने कॉमन निकाल लेना है। सिंपल सी बात है, ठीक है। आप अपने समझाने के लिए यहां पर साइड में लिख सकते हैं कॉमन। इंटरसेक्शन का मतलब क्या है, कॉमन। कॉमन का मतलब क्या होता है, जो यहां पर भी मौजूद हो वहां पर भी मौजूद हो, इसको क्या कहा जाता है, कॉमन। अगर 2 सेट्स है तो 2 में कॉमन निकालेंगे, 3 सेट हो तो 3 में कॉमन। इसका मतलब ये हुआ कि 1 2 यहां पर भी मौजूद है, यहां पर भी मौजूद है, यहां पर भी। तो 1 और 2 ही सिर्फ हमारे पास क्या हुआ, आंसर हुआ, क्योंकि हमने कॉमन निकालना है। ऐसे नंबर्स, ऐसे एलिमेंट्स जो 2 में या तीनों में, 2 सेट्स हो तो दोनों में मौजूद होने चाहिए, 3 सेट्स हो तो तीनों में मौजूद होने चाहिए। इसका निशान ये होगा। यहां पर हमारे पास पेज नंबर 50 में इसके फिर से 3 कंडीशन, वही 3 कंडीशन बनेंगे। अब हम इंटरसेक्शन के जरिए इसको सीखेंगे। मिसाल के तौर पर अगर हमारे पास 3 सेट्स दिए जाए ए, बी और सी, और हमने ए इंटरसेक्शन बी और बी इंटरसेक्शन सी निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, हमें मालूम है कि ये निशान को क्या कहा जाता है, इंटरसेक्शन। इसका मतलब क्या होता है, कॉमन। कॉमन का मतलब क्या होता है, जो यहां पर भी मौजूद हो वहां पर भी मौजूद हो। तो 1 और 2 यहां पर भी मौजूद है, 1 और 2 यहां पर भी मौजूद है। बी इंटरसेक्शन सी, इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारे पास बी में भी मौजूद होने चाहिए और सी में भी, 1 और 2 यहां पर भी मौजूद है। तो हमारा आंसर क्या होगा, सिर्फ 1 और 2 ही होगा। इन तीनों में हमारे पास यही कॉमन है कि नहीं, बिल्कुल यही है। तो इसका आंसर हमारे पास 1 और 2 आएगा। ये इसका इंटरसेक्शन हो गया। अब हमारे पास इंटरसेक्शन के 3 कंडीशन बन सकते हैं कि पहला सेट मुकम्मल दूसरे में आ चुका है, ये बात क्लियर हो गई, और दूसरा सेट मुकम्मल तीसरे में आ चुका है। तो ऐसी कंडीशन में वेन डायग्राम कैसे बनाया जाएगा, फिर से यहां पर हम इसको आसान अल्फाज में अपने लिए सीख लेते हैं। हम क्या करेंगे, फिर से याद रखिए कि पहला सेट मुकम्मल दूसरे में आ चुका है, दूसरा सेट मुकम्मल तीसरे में आ चुका है। ऐसी कंडीशन में सबसे पहले पहला सर्कल बना लिया जाएगा। हमारे पास पहला सर्कल क्या है, ए हमने बनाया। ए में हमारे पास क्या आया, 1 और 2, ठीक है। ये पहला सेट मुकम्मल बी के अंदर मौजूद है, तो हम यहां पर
दूसरा सर्कल बना लेंगे, इसको हमने बी का नाम दिया। बी के अंदर मुकम्मल ए मौजूद है कि नहीं, इसी वजह से 1 और 2 तो पहले आ चुका है, यहाँ पर 3 और 4 कहीं भी लिख सकते हैं, इसके ऊपर पाबंदी नहीं है। 1 2 3 और 4 बी का मुकम्मल सेट तीसरे में मौजूद है, तो इस वजह से यहाँ पर हम इसके ऊपर तीसरा सर्कल भी यू लगा लेंगे। सी के अंदर बी भी मौजूद है, ए भी मौजूद है, इसी वजह से सी सर्कल के अंदर बी भी है, ए भी है। 1 2 3 और 4 पहले से हम लिख चुके हैं, कोई चीज़ रिपीट नहीं होगी, तो इस वजह से सिंपली यहाँ पर हम 5 और 6 लिख लेंगे। ये हमारे पास कंडीशन होगी तब अगर पहला सेट मुकम्मल इसके अंदर मौजूद हो और दूसरा सेट मुकम्मल तीसरे के अंदर मौजूद हो, तो ये कंडीशन होगी। अब यहाँ पर हमने इसको क्या करना है, शेड करना है, या तो आप इसको पेंसिल से मुकम्मल कलर कर ले या लाइन लगा ले। जो आंसर होगा सिर्फ उसी को लाइन लगा लिया जाएगा। आंसर क्या है, सिर्फ 1 और 2 है, तो यहां पर हमने क्या करना है, इसको में आप शेड कर सकते हैं पेंसिल से, या इस तरह हम लाइंस लगा लेंगे। लाइन से ये मसला हो जाता है कि वो नंबर्स छुप जाते हैं, पेंसिल से हल्का इसको शेड करें। सिर्फ किस हिस्से को शेड किया जाएगा, जो आंसर होगा, आंसर 1 और 2 है, सिर्फ इसको ही शेड किया जाएगा। ये हमारे पास पहली कंडीशन होगी। दूसरी कंडीशन हमारे पास क्या बन सकती है, यहाँ पर इसको चेक कर लेते हैं। ठीक है, हमारे पास फिर से क्या है, यहाँ पर अगर हमारे पास कॉमन हमने ढूंढना है, फिर से ये इंटरसेक्शन का सेकंड एग्जांपल है। ठीक है, वही इंटरसेक्शन है, 3 हमारे पास सेट मौजूद है, 1 और 2, सॉरी यहाँ पर 1 और 2 नहीं है, इसको मैं चेक कर लेता हूँ। 3 और 4 यहाँ पर भी मौजूद है, 3 और 4 यहाँ पर भी मौजूद है। ठीक है, तो हमारे पास इन दोनों सेट्स में मुकम्मल ये एक दूसरे के अंदर मौजूद नहीं है, कुछ ही एलिमेंट्स, कुछ ही नंबर्स, 2 एलिमेंट्स इसके, 3 और 4 यहाँ पर मौजूद है। तो ऐसी कंडीशन, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं हमारे पास। तो दूसरा जो हमारे पास एग्जाम्पल है, उसमें कुछ ही नंबर इस सेट के इसमें मौजूद होंगे। पहले में मुकम्मल मौजूद था, इसमें कुछ ही एलिमेंट्स यहाँ से दूसरे में मौजूद होते हैं। तो हम ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, इंटरसेक्शन में हम कॉमन निकाल लेते हैं। इन दोनों में कॉमन हमारे पास क्या है, ए इंटरसेक्शन बी में कॉमन क्या है, हमारे पास क्या है, 3 और 4 है, ये हमने निकाल लिया। बी इंटरसेक्शन सी, बी और सी में कॉमन क्या है, 5 और 6 यहाँ पर भी है, 5 और 6 यहाँ पर भी है, तो ये हमने यहाँ पर लिख लिए। ये हमारा क्या हुआ, आंसर हुआ। अब हमने आंसर को वेन डायग्राम के जरिए बताना है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले पहला सर्कल यहाँ पर हम बना लेते हैं। ये हमने ए वाला सर्कल बना लिया। ठीक है, हमने कहा कि ए के कुछ एलिमेंट्स बी में भी मौजूद है, तो इसी वजह से हमारे पास जो बी वाला सर्कल है वो इसके साथ इस तरह, इसको ओवरलैपिंग कहा जाएगा, इसके ऊपर आ जाएगा। ये ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि 3 और 4 ए में भी मौजूद है, 3 और 4 बी में भी मौजूद है। अब अलग अलग सर्कल बनाएंगे तो ये बात गलत हो जाएगी, इस वजह से 3 और 4 यहाँ पर हम लिखेंगे। 3 और 4 बी में भी है, 3 और 4 हमारे पास ए में भी है। अब दोनों के हो गए, ठीक हो गया। 3 और 4 यहाँ पर हमने लिख लिया, तो पहले सेट में सिंपली क्या रह गया, 1 और 2। 3 और 4 दोनों के हैं, पीछे क्या रह गया हमारे पास, 5 और 6। 5 और 6 को एक दफ़ा नहीं लिखेंगे, क्योंकि हमारे पास 5 और 6 यहाँ पर भी मौजूद है और 5 और 6 यहाँ पर भी मौजूद है, तो इसलिए हम इसी के साथ तीसरा सर्कल भी यहाँ पर यू बना लेंगे। तीसरा सर्कल सी हो गया। 5 और 6 बी में भी मौजूद है, अब इसको मैं मिटा लेता हूँ। ठीक है, 5 और 6 बी में भी मौजूद है, 5 और 6 सी में भी दोनों में मौजूद है, तो इस वजह से यहाँ पर सेंटर में लिखा जाएगा। यहाँ पर 5 और 6 लिख लिया। ठीक है, 3 और 4 यहाँ पर वापस नहीं लिख सकते, क्योंकि इसको हम लिख चुके हैं, रिपीट नंबर नहीं होगा। तो यहाँ पर अब सी में क्या लिखा जाएगा, 5 और 6 तो दोनों का हो गया, 7 और 8 यहाँ पर हम लिख लेंगे। हमारे पास आंसर क्या है, 3 4 5 6। सिर्फ आंसर वाले हिस्से को शेड किया जाएगा, कलर किया जाएगा। ये 3 और 4 को हमने आपने पेंसिल के जरिए शेड करना है, 3 और 4 5 और 6 सिर्फ आंसर वाले हिस्से को हमने शेड करना है। ये दूसरी कंडीशन हो गई। तीसरा हमारे पास क्या है, यहाँ पर चेक कर लें। अब हमने क्या करना है, इन तीनों का क्या निकालना है, इंटरसेक्शन। ए इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन सी, हमने क्या लेना है, कॉमन लेना है। यहाँ पर 1 और 2 यहाँ पर मौजूद है, क्या दूसरे में मौजूद है, नहीं। 3 और 4 यहाँ पर मौजूद है, क्या तीसरे में मौजूद है, नहीं। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास कोई भी कॉमन नहीं है। क्या हुआ, एम्प्टी। एम्प्टी का मतलब खाली, खाली सेट है कि नहीं, तो यहाँ पर हमने इसका खाली सेट लिख लिया। अब क्या किया जाएगा, यहाँ पर 3 सर्कल बना लिए जाएंगे। सर्कल ए के अंदर क्या मौजूद है, 1 और 2।
ये हमने कर लिया। सेकंड सर्कल है, ये हमने सेकंड सर्कल बना लिया, बी का नाम दिया। सेकंड सर्कल में क्या है 3 और 4, ये हमने कर लिया। तीसरा सर्कल फिर से अलग बना लिया जाए क्योंकि कोई कॉमन ही नहीं है। तीसरे सर्कल में हम क्या लिखेंगे 5 और 6। हमारे पास आंसर क्या है एम्प्टी सेट, खाली सेट। क्या किसी सर्कल को कलर किया जाएगा? नहीं किया जाएगा। क्यों? क्योंकि आंसर ही एम्प्टी सेट है, खाली सेट है। तो ये हमारे पास इंटरसेक्शन भी हमने सीखा, निशान ये होगा, इस तरह पढ़ा जाएगा। हमारे पास इसका मतलब क्या होता है कॉमन लेना। 3 ही कंडीशन बन सकती है, इसको हमने इसके जरिए सॉल्व करना है। ये पहली कंडीशन कि ए मुकम्मल दूसरे में आ जाए, दूसरा मुकम्मल सेट तीसरे के अंदर हो। दूसरी एग्जांपल, अगर इसके कुछ एलिमेंट्स दूसरे में आ जाए, दूसरे के कुछ एलिमेंट्स तीसरे में आ जाए, ये डायग्राम बनेगा। यहाँ पर कोई भी कॉमन नहीं है तो इस कंडीशन में हम इसको बनाएंगे। अगर आंसर 0 आया तो हमने कुछ भी शेड नहीं करना। क्यों? क्योंकि आंसर ही 0 है, एम्प्टी सेट है, इस वजह से सिर्फ हम आंसर्स को ही शेड करते हैं, कलर करते हैं। जो तीसरा सिंबल निशान हमारे पास आएगा वो इस स्लैश के निशान में होगा। इसको हम क्या कहेंगे? डिफरेंस ऑफ सेट। ठीक है, यहां पर मैं आपके समझाने के लिए लिख लेता हूं। हमारे पास क्या है डिफरेंस, ये हम लिखेंगे। इसको क्या कहा जाएगा? डिफरेंस ऑफ सेट्स। दो सेट्स के बीच में डिफरेंस क्या होगा? ठीक है, इसको हम कुछ यू भी जाहिर करेंगे। अगर ये इस कंडीशन में आएगा तो हम लिखेंगे a माइनस बी। ये सिंपल सा इसका प्रोसेस है। ठीक है, इसको हम इस कंडीशन में लिखा जाएगा। इसका मतलब क्या होगा? डिफरेंस ऑफ सेट्स, यू लिखा जाएगा इसको। अब हम इसका डिफरेंस निकालेंगे। हमारे पास वही 3 एग्जाम्पल्स, 3 कंडीशन बन सकती हैं। पहला कंडीशन हमारे पास यहाँ पर, उससे पहले ये सीख लेते हैं कि डिफरेंस का मतलब क्या है। डिफरेंस का मतलब ये है कि ऐसे तमाम नंबर्स या एलिमेंट्स जो कि पहले में मौजूद होंगे और दूसरे सेट में मौजूद नहीं होंगे, इसको सिंपल और आसान अल्फाज में डिफरेंस कहा जाता है। आप अपनी ज़बान में, उर्दू में, किसी में भी रफ फ़र्क में साथ में लिख लें ताकि आपको याद रहे। ऐसे तमाम नंबर्स या एलिमेंट्स जो पहले सेट में मौजूद हैं मगर दूसरे सेट में मौजूद नहीं होंगे, इनको हम डिफरेंस ऑफ सेट्स कहते हैं। इसको पहले फाइंड आउट कर लेते हैं। a माइनस बी लिखा जाएगा। ठीक है, पहले सेट में ऐसे तमाम नंबर जो कि दूसरे में मौजूद नहीं है। अब यहाँ पर ये सेट मुकम्मल इसके अंदर मौजूद है, तो ऐसा कोई नंबर नहीं है जो कि यहाँ पर हो और दूसरे सेट में मौजूद नहीं हो। इस वजह से क्या होगा? एम्प्टी सेट होगा हमारे पास। ये बात आपको समझ आ रही है? तो ऐसे कंडीशन में हम क्या करेंगे? हमारे पास आंसर क्या है? एम्प्टी सेट, ये हम लिख लेंगे। ये एम्प्टी सेट हो गया। दूसरी बात हम ये देखेंगे कि ए सेट मुकम्मल बी के अंदर मौजूद है, तो ऐसे कंडीशन में हम क्या करेंगे? ए लिख लेंगे। यहाँ पर 1 और 2 ये हमने लिख लिया। एक जो हमारे पास ए है वो बी के अंदर मुकम्मल आ रहा है क्या नहीं आ रहा? बिल्कुल आ रहा है। तो यहाँ पर हम बी लिखेंगे। बी के अंदर भी 1 2 को दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि एक ही दफ़ा नंबर्स को लिखा जाएगा। अब हमारे पास इसको हमने लिख लिया। क्यों? क्योंकि ए मुकम्मल बी के अंदर मौजूद है, इस वजह से डायग्राम तो ये बनेगा। और है हमारे पास डिफरेंस वाला। डिफरेंस हमने कहा कि ऐसे तमाम एलिमेंट्स या नंबर जो पहले में मौजूद होंगे दूसरे में नहीं है, ऐसा कोई नंबर है ही नहीं, तो एम्प्टी। तो इस हमने सीखा था कि वेन डायग्राम हम बनाएंगे, जो हमारा आंसर होगा इसको हम शेड करेंगे, उसको कलर करेंगे। अब हमारे पास आंसर एम्प्टी है तो इस वजह से किसी भी चीज़ को हमने, किसी भी सर्कल को शेड नहीं करना। ये इस कंडीशन में आ जाएगा हमारा आंसर। अगर हमारे पास ये दिया जाएगा तो हमारे जहन में ये बात आ जाएगी। दूसरा एग्जाम्पल हमारे पास फिर से ये दिया गया है। क्या है? डिफरेंस हमने निकालना है। डिफरेंस से क्या होता है? यहाँ पर सबसे पहले डिफरेंस लिख लेंगे a माइनस बी। 2 सेट्स दिए गए हैं, पहला सेट दूसरा सेट। डिफरेंस क्या होता है कि जो पहले में मौजूद है मगर दूसरे में मौजूद नहीं है। अगर हम यहाँ पर चेक करें 1 2 यहाँ पर मौजूद है और 1 2 यहाँ पर मौजूद नहीं है, तो हमारा डिफरेंस क्या हुआ? 1 और 2 हो गया। ये हमने लिख लिया। दूसरी बात, अगर हम यहाँ पर गौर करें तो यहाँ पर 3 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तो इसका मतलब ये कॉमन हुआ। यहाँ से हमें अंदाज़ा हो गया कि हमने सर्कल कौन से बनाने हैं। यहाँ पर फिर से बना लेते हैं। सबसे पहले हमने सर्कल ए बना लिया। ए के अंदर हमारे पास हम क्या लिखेंगे? 1 और 2 लिखेंगे। 3 क्यों नहीं लिख रहे? अभी बता रहा। 3 इस वजह से नहीं लिख रहे क्योंकि 3 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? ओवरलैपिंग बनाना पड़ेगा, क्योंकि 3 जो है वो B में भी मौजूद है और A में भी मौजूद है, इस वजह से 3 को हमने यहाँ पर लिख लिया। अब जो 3 है वो A का भी है, 3 जो है वो B का भी है। ये बात क्लियर हो गई। हमने यहाँ पर लिख लिया। B के हमारे पास रिमेनिंग क्या हो गए? 4 और 5।
ठीक हो गया। हमारा आंसर क्या है 1 और 2। हमने कहा था जो ही आंसर आएगा उसको हमने क्या करना है, कलर करना है। मैं यहाँ पर लाइंस लगा रहा हूँ यूँ, आप इसको पेंसिल से कलर कर ले ताकि ये जो नंबर्स हैं वो मिट ना सके। याद रखें अब ए को मुकम्मल कलर नहीं किया जाएगा, ठीक है। ये जो ओवरलैपिंग वाला हिस्सा है इसको रहने दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि जो आंसर है सिर्फ 1 और 2 है, सिर्फ आंसर वाले पार्ट को ही हमने कलर करना है। ये जो 3 है वो यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, वो कॉमन आ रहा है, ओवरलैपिंग में आ रहा है। इस वजह से सिर्फ हम आंसर वाले हिस्से को ही कलर करेंगे। वेन डायग्राम हम इस जरिए सॉल्व करते हैं। तीसरा और आखिरी हमारे पास इसका एग्जाम्पल है। फिर से हमारे पास 2 सेट्स दिए गए हैं। यहाँ पर हमने 2 सेट्स लिख लिए, ठीक हो गया। सबसे पहले हमने क्या लिखना है, इनका डिफरेंस a माइनस बी डिफरेंस हमने फाइंड आउट करना है। पहली बात हमने ये चेक की, डिफरेंस में क्या होता है, ऐसे तमाम नंबर जो पहले सेट में मौजूद होंगे दूसरे में मौजूद नहीं होंगे। जब हमने चेक किया तो ऐसा कोई नंबर नहीं है। फिर हमने दूसरा काम किया, क्या कोई कॉमन मौजूद है, जो यहाँ पर भी हो वहाँ पर भी हो, कॉमन भी हमारे पास मौजूद नहीं है। अब हम हैरान हैं, सॉरी, पहले सेट में ऐसे तमाम नंबर जो यहाँ पर मौजूद हैं वहाँ पर मौजूद नहीं होंगे, तो ये हमारे पास मुकम्मल 1 2 3 यहाँ पर है, 1 2 3 दूसरी तरफ मौजूद नहीं। दूसरा काम हम कॉमन चेक करे थे, क्या ऐसा नंबर जो यहाँ पर भी है वहाँ पर भी है, क्या ऐसा नंबर है, नहीं, बिल्कुल नहीं है। तो हमारा आंसर क्या हुआ, 1 2 3 हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास अगर कॉमन होता तो u बना लेते, ठीक है। अगर पहला सेट मुकम्मल दूसरे में होता तो u बना लेते। अब पहला सेट भी अलग है, दूसरा सेट भी अलग है, इस वजह से हमें 2 सर्कल्स बनाने पड़े। a को हमने a का नाम दिया। a वाले सर्कल में हमारे पास क्या है, 1 2 3, क्या कोई कॉमन है, नहीं है। जब कॉमन नहीं है तो अगला सर्कल हम अलग से बना लेंगे। बी का नाम दिया, बी में हमारे पास क्या है, 4 5 और 6। ये बात हमें समझ आ गई। अब हमने क्या करना है, शेड करना है, कलर करना है। पेंसिल से हम करेंगे। हमारे पास आंसर को ही हम क्या करते हैं, शेड कर लेते हैं। हमारे पास आंसर क्या है, 1 2 3 1 2 3 ए में मुकम्मल आ रहा है, तो ए मुकम्मल सर्कल को हम क्या कर लेंगे, यहाँ पर हमने शेड कर लिया, इसको कलर कर लिया। ये बात आपको समझ आ रही है। ये हमारे पास 3 कंडीशन ही आ सकते हैं, यूनियन आ सकता है, इंटरसेक्शन आ सकता है और डिफरेंस आ सकता है। हर एक के सिंबल निशान हमने देख लिए, हर एक का मतलब क्या होता है, यूनियन का मतलब इकट्ठे करके लिखना, हमारे पास इंटरसेक्शन का मतलब क्या है, कॉमन लेना, डिफरेंस का मतलब क्या है कि वो नंबर्स एलिमेंट जो पहले में मौजूद होंगे दूसरे में मौजूद नहीं होंगे। वेन डायग्राम के जरिए ये 3 कंडीशंस आ सकती हैं और वेन डायग्राम में हम हमेशा आंसर वाले पार्ट को कलर करते हैं। मसला ये है कि जो बुक में एग्जाम्पल दी गई है उसमें भी गलतियां की गई है, डायग्राम में गलत पार्ट्स को इन्होंने क्या किया है, कलर किया गया है, जो कि बहुत ही बदकिस्मती की बात है। हमारे पास ये वाली जो बुक है 2026 में जो हमारे पास फर्स्ट टाइम बन के आई है, बे इंतहा इसमें गलती है जो कि सरासर हमारे पास नालायकी है। इनकी पूरी एक टीम मौजूद होती है, पूरा एक सिस्टम मौजूद है। अब मुझसे गलती हो जाए तो मैं एक ही शख्स होता हूं, यहां पर अपनी हद तक मैं कोशिश करता हूं कि गलती ना हो सके, फिर भी एक आध गलती हो जाती है। स्टूडेंट्स वहां पर कमेंट सेक्शन में वापस बता देते हैं, हम कोशिश कर लेते हैं इसको वापस करेक्ट करने की। अब जब बुक बनाई जाती है इसमें बहुत ही ज्यादा लोग इन्वॉल्व होते हैं, एक शख्स और बहुत ज्यादा लोग, शख्स जब गलती करे तो इन दोनों में डिफरेंस होता है। तो ये तमाम चीज़ें हमने यहाँ पर एग्जाम्पल के जरिए सीखी। अब हमारे दिमाग में थोड़ा सा आइडिया आ गया, ठीक है। ज़रूरी नहीं फॉर द फर्स्ट टाइम आप इसको देखें, आपको तमाम चीज़ें याद आ सके, समझ आ सके। हम क्या करेंगे, जब क्वेश्चंस की तरफ जाएंगे, अब हमें 50% समझ आ चुका है। जब क्वेश्चन में हम सॉल्व करेंगे तो हमारा बकाया 50% वहाँ पर क्लियर होगा। जब हम प्रैक्टिस करेंगे इन क्वेश्चन की 2 से 3 दफ़ा तो हमारे पास ये ज़िंदगी भर ये बातें, ये क्वेश्चन हमें याद रहेंगे। एक लास्ट बात यहाँ पर आप सीख ले, इसमें अगर ये सर्कल दूसरे के सर्कल के अंदर आ जाए इसको क्या कहा जाएगा, सब सेट कहा जाएगा, ठीक हो गया। अगर ये एक दूसरे के ऊपर आ जाए ऐसी कंडीशन में इनको क्या कहा जाएगा, ओवरलैपिंग कहा जाएगा। ये बात हमने सीख ली। तीसरा, हमारे पास ये दोनों अलग अलग है तो इसको हम क्या कहेंगे, डिसज्वाइंट। ज्वाइंट कहते हैं एक जगह, डिस इसके साथ लग गया, अब अलग अलग हो गए। ये इन तीनों हमारे पास कंडीशन के नाम हैं, इनको लिख ले, आसान रहेगा आपके लिए। एक लास्ट इसी के साथ हम टॉपिक ऐड कर लेते हैं। हमारे पास क्वेश्चन इसमें से आएंगे, मिसाल के तौर पर यहाँ पर ए लिखा होगा और इसके ऊपर क्या होगा, छोटा सा सी लिखा होगा। इसको कैसे पढ़ा जाएगा, इसको पढ़ा जाएगा कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। सी से मुराद क्या है, कॉम्प्लीमेंट। यहाँ पर हम लिखेंगे कॉम्प्लीमेंट
कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, ठीक है, इसको यू पढ़ा जाएगा, सी से कॉम्प्लीमेंट आ गया और ए का हमारे पास कॉम्प्लीमेंट हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, जो ए है वो यू से माइनस होगा, यूनिवर्सल सेट से ए माइनस होगा, ठीक है। अब ये हमारे पास एफ के ऊपर आ जाए तो क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट ऑफ एफ पढ़ा जाएगा इसको, ठीक है। वही जिसके ऊपर भी किसी भी अल्फाबेट के ऊपर आ जाए तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ एफ हो गया। इसका मतलब क्या होगा, यूनिवर्सल सेट से एफ माइनस होगा। अगर ई के ऊपर यही सी आ जाए तो क्या पढ़ा जाएगा, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ई, ये इसको पढ़ा जाएगा। क्या मकसद होगा हमारे पास, यू यूनिवर्सल सेट से ये ई माइनस होगा। ये इसका सिंपल सा और प्रोसेस था। तो थोड़ी बहुत हमने तीसरा जो चैप्टर है सेट्स एंड फंक्शंस के बारे में, मुख्तलिफ फंक्शंस हमने यहाँ पर सीखे कि क्या क्या फंक्शंस, यूनियन हो गया, इंटरसेक्शन हो गया हमारे पास, डिफरेंस हो गया, कॉम्प्लीमेंट हो गया। ये चार हमारे पास इसके फंक्शंस हैं, काम है, ये हमने यहाँ पर सीखने हैं इस चैप्टर में। तो हमने इसका इंट्रोडक्शन थोड़ा सा कर लिया। अब हमें समझ आ रहा है कि ये चैप्टर हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्या सीखने को मिलेगा, लाइफ में हम कहाँ कहाँ इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। सिंपल और आसान सा चैप्टर है, इसके क्वेश्चन हम आसानी तरीके से करेंगे। होप आपको ये वाला इंट्रोडक्शन वाला लेक्चर भी आसानी से समझ आ गया होगा।